आरोप सारे के सारे सार्वजनिक तौर पर। केजरीवाल साहब ने घोटाला करा, इनकी टीम ने घोटाला करा, केजरीवाल साहब ने घोटाला करा, इनकी टीम ने घोटाला करा। उसके बाद सबूत कहाँ दिए गए? बंद लिफाफे में जज साहब को चैम्बर में सबूत दिए गए हैं। आप वो सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं करते? भाई हमारे जैसों के मन में भी डाउट है कि गलत फंसाया जा रहा है, डाउट क्लियर हो जाएंगे। खुलेआम आप आरोप लगा रहे हो कि आपके ऊपर आरोप है जी, आरोप लगा रहे हो, सबूतों को आप उसमें बंद लिफाफे में पेश कर रहे हो। सबूत आपको खोलने में क्या दिक्कत है? सबूत खोलो, हमें भी लगे कि हम गलत आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया। ईडी की कस्टडी में थे अभी तक, लेकिन अब न्यायिक सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अब वो जा चुके हैं जेल, यानी कि मुश्किलें बढ़ गई हैं 14 अप्रैल तक। बातचीत कर लेते हैं कि एक बड़े नेता जेल के भीतर हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी कई चुनौतियां दे रहे हैं विपक्ष को। बातचीत करते हैं, शर्मा जी मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, दोनों ही तरफ से देखिए कल खूब दम दिखाया गया कि हमारी रैली में ज्यादा दम है, हम ज्यादा पावरफुल हैं। शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस ने किया, पीएम मोदी ने उधर से देखिए एक के बाद एक बड़े हमले कर दिए। सबसे पहला सवाल यही कि किसकी रैली ज्यादा पावरफुल आपको दिखी? देखिए, मैं तो इंडिया गठबंधन की रैली में गया था और मैंने देखा, आप भी गए? बिल्कुल गया था जी। जब इतनी बातें करता हूँ तो रैली में क्यों नहीं जाऊँगा? सपोर्ट करने गया था मैं। दिल्ली गेट से लेकर मैं अपना व्हीकल लेके गया था और दिल्ली गेट पे मुझे पार्क करना पड़ गया था। दिल्ली गेट से रामलीला मैदान करीब 1 किलोमीटर पड़ता है और लोग ही लोग थे, अंदर मैदान में जगह नहीं थी। उसके आसपास के हिस्से में सामने पेट्रोल पंप पे, उसके सामने सिविक सेंटर के आसपास जगह नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर उस पर लोग ही लोग थे। काफ़ी सारी भीड़ थी, अच्छे खासे लाखों की तादाद में लोग थे। पूरी तरह से रैली सफल थी और सारा का सारा विपक्ष मौजूद था, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया विपक्ष को। सारे के सारे बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। लेकिन मेरठ में भी कई बड़े चेहरे मौजूद थे पीएम मोदी के नेतृत्व में। देखिए भीड़ तो वहाँ पे भी काफी थी सर। जी, पीएम मोदी के उसमें बड़े चेहरे किसको मानते हो आप? जयंत चौधरी को, जिन्हें 7 सीटें ऑफर हो रही थी समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ, और आज वो 2 सीटों पे टिक गए। उन्हें बड़ा चेहरा मानते हो? चवन्नी छाप को, मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँगा। और चवन्नी कैसे पलटी है पूरी तरह कल, वो बड़ा चेहरा है। वो 2 सीटें भी हार गए। उनके तो खैर उम्मीद थी पहले 7 मिल जाती तो कुछ उनकी इज्जत बच जाती। वो बची कुछ 2 सीटें भी हार गए अपने उस पर। और उसके अलावा बताइए कौन सा बड़ा चेहरा था? योगी आदित्यनाथ थे। मोदी खुद वहाँ थे मंच पर। पीएम मोदी तो चुनाव जिता देते हैं। बात हो रही है। पीएम तो खैर चलिए आप मान लीजिए कि हम बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री हैं देश के। उसके बाद मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, जिनका होना लाजमी था वहाँ पे। उनके प्रदेश में सभा हो रही है तो वो तो होंगे ही होंगे, बस। उसके अलावा तो मुझे कोई और दिखा नहीं वहाँ पे। या शायद मेरी इंडिया अलायंस में कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहे, उधर भी चेहरे थे। लेकिन ताकतवर कौन सा लगा? पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से विपक्ष बौखला गया। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से विपक्ष नहीं बौखलाया, मोदी जी बौखला गए हैं। मोदी जी की जमीन उखड़ती जा रही है लगातार। उनके पाँव से जो रेड कारपेट उनके नीचे बिछा होता था वो लगातार खिंचता चला जा रहा है। उनकी हालत बहुत खस्ता है इस वक्त, ज़मीनी हकीकत उन्हें भी पता है। तो इसीलिए वो रोज़ नया एक पैतरा चल देते हैं, रोज़ एक नया पैतरा चल देते हैं। हर रोज़ एक नया झूठ लेके आ जाते हैं कि पिछला झूठ जो है दब जाए और मेरी जो बात है रह जाए, इसीलिए एक नया जुमला उछाल देते हैं रोज़ आके। और रही बात भ्रष्टाचारियों की, तो सारे जानते हैं कि आज की डेट में भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा किस पार्टी में शामिल है। अभी ताज़े शामिल हुए हो रेड्डी बंधु जो हैं, खनन माफिया जो थे, अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो फिर बीजेपी खुद कहती है कि जी हाँ जी भ्रष्टाचार मत करो लेकिन मेरी पार्टी में आ जाओ और कर लो जितना मर्जी करना है, आपको खुली छूट है। कहाँ है 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी? कहाँ है हेमंत विश्वा शर्मा? कहाँ है वो नारायण राणे? कहाँ है छगन भुजबल? सब गायब। लाइन है पूरी। केजरीवाल जी जेल के अंदर है। हाँ जी हाँ, केजरीवाल साहब जेल के अंदर है। क्योंकि उनके ऊपर आरोप किसने लगाया? जो खुद घोटाले का आरोपी था पहले, जिसने कहा था कि मैं केजरीवाल साहब को जानता ही नहीं, ये हैं कौन, इनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद जब वो सरकारी गवाह बन गया, वादा माफ गवाह बन गया, पहले 5 करोड़ का चंदा दिया, फिर 55 करोड़ का चंदा दिया, उसके बाद वो वादा माफ सरकारी गवाह बन गया है। अब उसके बयानों पर भरोसा करा जा रहा है। एक नॉर्मल सा आप लोग भी सारे देखते हो कि अखबारों में अक्सर खबर छपती है कि फलां ने अभियुक्त को बरी कर दिया, फलां ने अभियुक्त को बरी कर दिया। और उसमें बरी करने का नीचे रीजन अक्सर ये होता है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो अभियुक्त को मिलता है। तब इसमें गवाह किसको बनाया? शरद चंद्र रेड्डी को। ठीक है जी, उसने पहले गवाही दी कि जी मैं जानता ही नहीं केजरीवाल साहब कौन है, मेरा तो इनसे कोई लेना देना नहीं। जब उसके ऊपर शिकंजा कसा, 5 करोड़ को उसने फ़ौरन इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दे दिया। उसके 6 महीने बाद उसकी जो है जमानत हो गई। जमानत होते उसने 55 करोड़ का चंदा और दे दिया। 55 करोड़ का चंदा देते ही वो पाक साहब बरी हो गया, वादा माफ गवाह हो गया, सरकार की गोद में बैठ गया। अब उसके इन बयानों को आधार मान के कि हाँ मैंने केजरीवाल को पैसे दिए थे, केजरीवाल साहब को अंदर डाल रखा है। तो भाई आप उसका पहला बयान क्यों नहीं सुनते? आप उसका दूसरा बयान क्यों सुन रहे हो? आपके फेवर का बयान आ गया तो आपने सुन लिया। जब पिछले साल उसने बयान दिया कि मैं जानता ही नहीं केजरीवाल कौन है, तो उस बयान को आप महत्वता क्यों नहीं दे रहे? सीधी सी बात है ना, टोटल फ्रेमिंग हो रही है तो बस। लेकिन देखिए ईडी ने यहाँ पर कस्टडी नहीं मांगी। ईडी कह रहा है कि जो सहयोग नहीं कर रहा पूछताछ में, केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे रहे। क्या लगता है इसके पीछे क्या कहानी है? क्या वाकई ईडी को ये जरूरत नहीं लगी कि कस्टडी और बढ़ानी चाहिए थी? जी, सहयोग का मसला ये होता है कि अगर वो उनकी बातें मान लेते, उनके दिए गए पेपर्स पे साइन कर लेते तो सहयोग हो जाता। अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे तो सहयोग नहीं है।
अगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ तो आप कहेंगे आप तो सहयोग नहीं कर रहे शर्मा जी, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, आप सहयोग नहीं कर रहे। भाई जो सच्ची बात है मैं वही तो बोलूँगा। तो इसलिए उनके पास था क्या, ईडी किस आधार पे उनसे और रिमांड बढ़ाने को कहती, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बयानों के आधार हैं। तो बयान में तो उन्होंने परसों बोला था कोर्ट में, केजरीवाल साहब के बयान पे भी यकीन करो कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए अमित शाह जी को दिए और मोदी जी को दिए, उनके बयान पे क्यों नहीं यकीन करते। अगर बयानों को ही आधार बना के आपने गिरफ्तारी को आगे बढ़ाना है, कस्टडी को आगे बढ़ाना है, तो आप उनकी भी बात आगे बढ़ाओ। वो भी कह रहे हैं कि मैंने 100 करोड़ दिए, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अच्छे खासे राजनीतिक हैसियत रखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात को वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही। एक वो शरद चंद्र रेड्डी, उसकी बात को तो आपने वैल्यू दे दी, और एक जो मुख्यमंत्री है उसकी बात को आप वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन सर कुछ तो सबूत हो गए, कुछ तो आधार होगा ना जिस पर गिरफ्तारी होती है और फिर जेल भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल सही, याचिकाएं सारी खारिज हो रही है, किसी में भी राहत नहीं मिल रही दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। बिल्कुल आपकी सही बात है कि कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे, यही एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे। अभी आप इसी बात को थोड़ा सा पीछे उठा के देखिए, आरोप सारे के सारे सार्वजनिक तौर पर, केजरीवाल साहब ने घोटाला करा, इनकी टीम ने घोटाला करा, केजरीवाल साहब ने घोटाला करा, इनकी टीम ने घोटाला करा। उसके बाद सबूत कहाँ दिए गए, बंद लिफाफे में जज साहब को चैम्बर में सबूत दिए गए हैं। आप वो सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं करते। भाई हमारे जैसों के मन में भी डाउट है कि गलत फंसाया जा रहा है, डाउट क्लियर हो जाएंगे। खुलेआम आप आरोप लगा रहे हो कि आपके ऊपर आरोप है जी, आरोप लगा रहे हो, सबूतों को आप उसमें बंद लिफाफे में पेश कर रहे हो। सबूत आपको खोलने में क्या दिक्कत है, सबूत खोलो, हमें भी लगे कि हम गलत आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है, चुनावों से ठीक पहले देखिए सर, दोनों ही जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो इस टाइप कह रहा है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, चुनावी रैली करी, महारैली करी, शक्ति प्रदर्शन दिखाया, लेकिन सवाल ये अभी तक कौन आगे दिख रहा है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? इंडिया अलायंस है जी। समर्थक ऐसी लिए समर्थक भी हूँ, और जो मैंने देखा हकीकत है ना, इंडिया अलायंस की आपसे मेरी 2-3 महीने पहले भी मुलाकात हुई थी, जनवरी में, स्टार्टिंग में, दिसंबर में। तब सारे के सारे यहाँ पे जो है सारे चैनल वाले अक्सर यही बात कर रहे थे, अरे इंडिया अलायंस क्या है, बिखर जाएगा, ये तो बिखर जाएगा, ये तो इनके तो सब छोड़ के भाग रहे हैं। अभी देखो वो अलग चल रही है, वो अलग चल रहा है, ममता अलग चल रही है, अखिलेश अलग चल रहा है, सब अलग अलग, यही बातें रोज उठती थी ना। याद होगा आपको इस बारे में, आपने भी सवाल उठाए थे कि कोई भी साथ नहीं आ रहा, अखिलेश के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, केजरीवाल साहब के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। तो मैंने तब भी आपको एक बात बोली थी कि चुनावों की घोषणा हो जाने दीजिए, आचार संहिता लग जाने दीजिए, देख लीजिएगा सारा का सारा विपक्ष एक मंच पे आपको मिलेगा। और कल आपने देखा कि सारा का सारा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है मंच पर था, लेकिन 2 सीएम, एक पूर्व और एक अभी मौजूदा सीएम जेल के भीतर है, तो कमजोर नहीं लगा आपको? वो जेल में है, कमजोर नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव तो थे ना, मौजूद थे ना वहाँ पे, सुनीता केजरीवाल भी थी और उनके हेमंत सोरेन साहब की वाइफ भी थी, मौजूद थी। और जिसकी बात करी जा रही थी बार बार के ममता बनर्जी के साथ इनका टाइम, ममता बनर्जी के, हाँ ममता जी वहाँ पे थी अपने, वहाँ पे उन्होंने रैली करी, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेटिव पर मौजूद थी ना वहाँ पे, डेरेक ओब्रायन साहब भी थे और उनके साथ में उनकी सांसद भी थी। कल सबने शेयर करा है, स्टेज सबने शेयर करा है, सबको पता है जो हकीकत है। तो ये बात आप जो कह के चले गए साहब, ये मोदी जी के ऊपर लागू क्यों नहीं होती, बीजेपी के ऊपर लागू क्यों नहीं होती। उन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे, कोई मामला कोर्ट में नहीं है, कोई मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। ठीक है जी, राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल है, लगाए जाते हैं, लगातार लगाए जाते हैं। आपको याद होगा 89 में वीपी सिंह साहब ने भी लगाए थे राजीव गांधी जी के ऊपर, बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप आज तक साबित हुआ नहीं हुआ, कहीं भी नहीं है, मामला कहीं नहीं है। उसके बाद आपने लगातार ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगाया था, उसे सीबीआई खारिज कर चुकी है। अब 6 साल बाद सीबीआई को फिर से होश आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। अभी एक आध दिन में आप दोबारा फिर खबर पढ़ोगे कि सीबीआई ने 6 साल पुराना 2G स्पेक्ट्रम घोटाला खोलने की परमिशन मांगी है। अभी पीछे आ चुकी है, पिछले हफ्ते अखबार में आई थी, अभी फिर आएगी ये। तो तब जो चीज़ें खत्म हो चुकी उन पे तो आप बात करते हो, और ये भाई साहब कह के चले गए, इन्हें बोलने की अकल नहीं है। एक बात इन्होंने पकड़ ली, मैं कल वहाँ रैली में मौजूद था जब खड़गे साहब के मुंह से बात निकली थी, मेरे वहाँ आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा देखो जी साफ साफ बात है, हड्डी मिल गई। मैंने कहा आप देख लेना 2 घंटे बाद ही सारे ट्विटर पे, सारे फेसबुक पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होगी, रैली की कोई बात नहीं होगी कि खड़गे साहब ने राहुल गांधी बोल दिया राजीव गांधी की जगह। अरे भाई ठीक है, जरा बहुत मामूली। हर बार तो सर राहुल गांधी का बयान विवादों में आ जाता है, लेकिन इस बार तो खड़गे साहब ने देखिए कब, कोई विवाद नहीं है। मोदी जी का बयान था, मैं 600 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। अरे भारत की आबादी 100 करोड़ है और 140 करोड़ हुई है, 600 करोड़ मतदाता कहां से आ गए। मोदी जी ने कहा कि मैं 1984 में जाके मैंने डिजिटल कैमरे से फोटो खींची और उसके बाद उसे ईमेल कर दी। ना डिजिटल कैमरे का था पता था, ना ईमेल का था पता था, तो फिर और उसके बाद उन्होंने गटर के गैस से चाय बना दी। बच्चों को वो सिखा रहे A² 2² B² T²। आज तक सारे मैथमेटिशियन परेशान है, भाई साहब ये कौन सा फार्मूला है, कोई आज तक हल कर पाया उस फार्मूले को। उसके बाद वो बकायदा एक जगह और भाषण दे रहे थे, अच्छे भले सारे पढ़े लिखे लोग बैठ रहे थे। उन्होंने कहा मैं चाय वाले की दुकान पे गया, वो चाय बना रहा था, चाय पे मेरी बड़ी इंटरेस्ट है, मैं देखते खुश हो गया कि भाई चाय कहाँ से बन रही है। तो मैंने देखा उसका एक पाइप आ रहा था चूल्हे के पास से और उसने ढक्कन उल्टा करके नाले के ऊपर रख रखा था। भाई साहब कोई भी एक ऐसा वैज्ञानिक है ये रेजा से नाले, इसके ऊपर ढक्कन रखिए, आप गैस निकाल के चाय बना के दिखा दोगे। रडार थ्योरी भाई साहब सबको आपको याद दिला रहे हैं। मुझे याद दिला, मैं तो अभी बोल ही रहा था रडार थ्योरी।